हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप आप सही से होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी सही से जा रही होगी। आई होप सो। एंड एक्चुअली लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इस लेक्चर सीरीज़ का, उसमें हमने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में। एंड हमने पढ़ा था कि डायमेंशंस क्या होती है एंड हमने ये भी सीखा था कि डायमेंशंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम थोड़ी सी अच्छी सी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस निकालेंगे। सो ऐसे सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अच्छी ही है, ठीक। तो मैं लेके आया हूँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक 10 फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये। एंड फिर 3 कॉन्स्टेंट्स लेके आया हूँ जिनके हम डायमेंशंस निकालेंगे। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स एज वेल, इवन दो ये पूरे के पूरे 11th में ये सारे के सारे टर्म्स आते हैं, but I'll try to give some explanation so that you can understand something about these terms as well at this stage. तो एंड एक्चुअल हमारा जो मकसद होगा वो इनके डायमेंशंस निकालने हैं, क्योंकि हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं इस टाइम। डायमेंशंस, ठीक। मैंने बोला था डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस क्या होती है किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? मैंने आपको बोला था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? जैसे एग्जांपल में मैंने बोला था वेलोसिटी की बात की थी, ठीक है। उसको हम लिखते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस तो लेंथ है, तो मतलब इसमें लेंथ आएगा 1 एंड ये टाइम आएगा 1, क्योंकि ये टाइम नीचे है। तो मास है 0, लेंथ है 1 एंड टाइम है -1। एंड मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हाउ वी गना pronounce this and how we gonna actually try to correlate with the velocity. Actually dimensions क्या होती है? velocity के जो dimensions होते हैं, 0 है मास में, 1 है लेंथ में, -1 है टाइम में, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ स्पीकिंग दिस। यू शुडंट से लाइक कि m0 l1t -1। ओके, यू हैव टू से इट कि जो velocity के dimensions है मास में वो 0 है, लेंथ में 1 है एंड टाइम में -1 है, और अदरवाइज 0 है मास में, 1 है लेंथ में एंड -1 है टाइम में। एंड सो आज हम जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है पावर। कौन सी है? पावर। पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए वर्क का, जिसके हमने लास्ट टाइम डायमेंशंस निकाले थे। एंड मैंने बोला था वर्क के जो डायमेंशंस हुए हैं इनको याद भी कर लो, m1 l2 t -2। तो जिसको नहीं पता वर्क के डायमेंशंस कैसे आए ये, वो लास्ट वीडियो देखे प्लीज़। देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है एंड मैं इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एंड ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा आगे गया, ठीक है। इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट d कवर किया बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो मैं वर्क को डिफाइन करता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना है डिस्प्लेसमेंट? सपोज मैंने 10 न्यूटन का फोर्स दिया एंड जो ये डिस्प्लेसमेंट आया था, सपोज ये 2 मीटर्स का आया था, तो मैं वर्क को डिफाइन करूंगा 10 न्यूटन एंड जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मल्टीपल करूंगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली ये डॉट होता है, तो हम पढ़ेंगे वेक्टर्स में, वो भी 2 मीटर्स का, तो मतलब ये आया 20 जूल्स। तो ये आया वर्क। कैसे? फोर्स को मल्टीपल किया डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैंने इस पेन को उठाया इस जगह, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, एंड फोर्स भी मुझे पता होती है कितने न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। ये तो हो गई इसकी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन जो होती है एक्चुअली कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसको भी वर्क डिफाइन करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है जो हमें अंडरस्टैंडिंग में, वो होती है पावर में। देखो, पावर को अंडरस्टैंड करते हैं कि पावर क्या चाहिए। वर्क समझ आया? आई होप कि समझ आया होगा, ठीक। देखो, अब मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूँ। सपोज दो जो रसलर है और जो वेट लिफ्टर होते हैं, ठीक है, उनको हमने काम दिया कि इन दो ऑब्जेक्ट्स को उठाना है। एक ऑब्जेक्ट ने क्या, एक जो बंदा है उसने क्या काम किया, उसने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एंड इसको उठाया 2 मीटर तक। इसको उठाया 2 मीटर, 10 न्यूटन का फोर्स, याद रखना 10 न्यूटन का फोर्स, एंड इसने उठाया 2 मीटर तक। एंड जो दूसरा बंदा है, सपोज ये दूसरा बंदा है, इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एंड इसने भी उठाया 2 मीटर तक। वर्क डन दोनों में सेम है, वर्क डन दोनों में सेम है। ये ब्लॉक था, ठीक है,
एक बंदे ने फोर्स अप्लाई किया सपोज 10 न्यूटन का एंड इसको यहाँ तक उठाया, एंड सपोज ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 3 मीटर्स की है, इसने भी वही 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एंड इसको उठाया 3 मीटर्स तक। इसमें जो वर्क डन होती है वो होती है 10 न्यूटन इंटू 3 मीटर्स। इसमें भी वर्क डन इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू 3 मीटर्स। ये तो 30 आई ना, इसमें भी आई 30, इसमें भी आई 30। लेकिन अब देखो सिचुएशन क्या है। अब सपोज इस बंदे ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसने उठाया 2 सेकंड में, एंड इस बंदे ने उठाया ऐसे आराम से 5 सेकंड में। इस बंदे ने उठाया 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसको उठाया 3 मीटर्स तक, लेकिन इसने दिए 2 सेकंड। एंड इस बंदे ने दिए, इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसने उसको उठाया 3 मीटर्स तक। कितने मीटर्स तक? 3 मीटर्स का। लेकिन फोर्स कितना अप्लाई किया? 10 ही न्यूटन किया, लेकिन टाइम कितना दिया? 4 सेकंड्स और 5 सेकंड्स। मतलब इस बंदे ने ज्यादा टाइम दिया। वर्क डन तो दोनों में सेम है ना, वर्क डन देखो दोनों में सेम है, तो डिफरेंशिएट कौन करेगा? जो ये टाइम फैक्टर आया, एक ने ज्यादा टाइम दिया एंड दूसरे ने कम दिया, या सपोज इसने ज्यादा दिया इसने कम दिया, तो कौन करेगा? ये हम लाते हैं पावर में। कहां पे लाते हैं? पावर। हम क्या डिफाइन करते हैं पावर को? हम डिफाइन करते हैं पावर को वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या लिखते हैं हम इसको? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो वहां पे वर्क तो दोनों में सेम था ना, ठीक है। जो 2 बंदे थे वर्क तो सेम था, क्योंकि दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे थे एंड दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम डिस्टेंस पे ले रहे थे। दोनों में वर्क सेम था, लेकिन एक बंदे ने दिया था कम टाइम, उस बंदे ने 2 सेकंड दिए थे एंड इस बंदे ने दिए थे 5 सेकंड। सपोज एक बंदे ने 2 सेकंड दिए एंड दूसरे बंदे ने दिए 5 सेकंड। सपोज यहाँ पे 30 जूल्स की वर्क आई थी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी 30 जूल्स की वर्क आई थी, क्योंकि वर्क डन सेम है दोनों में। ये कितना आएगा? 15 इसका वैल्यू आएगा। इसका 6 आया। देखो जिस बंदे ने कम टाइम दिया उसका पावर ज्यादा आया, एंड जिस बंदे ने ज्यादा टाइम दिया उसका ये पावर है, ठीक है, उसका पावर कम आया। समझ आ रहा है? टाइम फैक्टर इन्वॉल्व करने से हम पावर को डिफाइन कर रहे हैं, टाइम फैक्टर की वजह से। एक्चुअली वर्क डन हमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है कि किसने कितना जल्दी काम किया, लेकिन पावर हमें अच्छे से दिखाता है। जिसका पावर ज्यादा होता है उसने काम को कम टाइम में अंजाम दिया हुआ होता है। तो दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क का मैंने बोला था m1 L2 T -2 डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो एक ही बार ही है ना नीचे, m1 L2 T -2 T -1 ऊपर जाएगा m1 L2 T -3। ये है पावर के डायमेंशंस। पावर के डायमेंशंस फिर से रिपीट करो। मास में 1 है, लेंथ में 2 है, टाइम में -3 है। आया समझ? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इंपल्स। कौन सी है? इंपल्स है। इंपल्स। देखो इंपल्स को कैसे अंडरस्टैंड करते। अपनी सिचुएशन ऐसी इधर फेस की हुई होगी और किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी। देखो सपोज हम क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई भी गेम खेल रहे हैं एंड बॉल कैसे आई, जो बॉल है वो ऐसे आई, ऐसे उसने टेंजेंशियली हमें टच किया, इस फोरहेड को उसने टेंजेंशियली क्रॉस किया। मतलब कि उसका जो इफेक्ट है हमारे फोरहेड पे वो कम था बिकॉज जो ये बॉल है इसने कम टाइम में इंपैक्ट किया। कितने? सपोज इसने 0.2 सेकंड्स में, 0.2 सेकंड्स के बाद ये सीधे गई। इसका जो इंपैक्ट टाइम था ना वो कम था। एंड दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, सपोज यहां से बॉल आ रही, सीधे यहां से बॉल आ रही है और वो सीधे हिट कर रही है फोरहेड को, एंड सपोज उसने 1 सेकंड तक यहां पे रुका। कितनी देर तक? 1 सेकंड तक रुकी। एंड इसकी वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है रादर देन इस सिचुएशन का। इसके पहले वाले सिचुएशन, यहाँ से बॉल आई एंड इसने टेंजेंशियली
टच किया और निकली, मतलब यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट था, कितने टाइम तक इसने फोर्स अप्लाई किया वो कम था। एंड दूसरी सिचुएशन जो थी उसमें क्या, उसमें बॉल आ रही थी एंड सीधे उसने यहाँ पे हिट किया और जो इम्पैक्ट टाइम था वो था ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स का। एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम हो रही है, ठीक है। तो वो उस फोर्स का इंपल्स होता है, कितनी देर तक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है। सपोज ये एक बॉडी है, ये डस्टर है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कंटिन्यूअसली 2 सेकंड्स के लिए 5 न्यूटन का फोर्स। एंड दूसरे सिचुएशन में मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेकिन इस बारी 10 सेकंड के लिए कर रहा हूं। दूसरे में इंपल्स ज्यादा है क्योंकि टाइम फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि मैं फोर्स को ज्यादा टाइम तक इस पे अप्लाई कर रहा हूं। सपोज ये बॉडी है, ओके, इसका मास कुछ है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए। एंड सेम बॉडी है, मैंने अब फोर्स अप्लाई किया सेम फोर्स 10 सेकंड के लिए। यहां पे इंपल्स ज्यादा है, क्या है, फोर्स का इंपल्स। इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम। इसको एक्चुअली दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो होप आपको वो समझ आया। देखो कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। कैसे चेंज इन मोमेंटम, जब बॉल आई यहां से, ठीक है, बॉल आई यहां से, उसका कुछ मोमेंटम है, ठीक है। जब वो यहां पे स्ट्राइक की उसने, उसका ज़्यादा मोमेंटम चेंज नहीं होता है, वो सेम स्पीड से ऑलमोस्ट जाती है, उसका ज़्यादा मोमेंटम नहीं चेंज हुआ, ज़्यादा मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मतलब इंपल्स कम है। अब दूसरी बारी, जब बॉल यहाँ से आई, कुछ स्पीड से आई, मतलब उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है, वो वहीं पे ड्रॉप हो रही है, वहीं पे ड्रॉप, मतलब उसका जो मोमेंटम होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फाइनल एम वी माइनस एम यू। मोमेंटम को मैंने थोड़ा लास्ट लेक्चर्स में थोड़ा डिफाइन किया था, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अगर ज़्यादा चेंज हुआ यहाँ से, अगर ज़्यादा चेंज मोमेंटम हुआ, जब सामने से बॉल आ रही है और यहाँ पे हिट कर रही है, तो उसका इंपल्स ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज कम, यहाँ पे क्योंकि कम ही टाइम के लिए यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ना, तो कम टाइम के लिए स्ट्राइक करने की वजह से इसका मोमेंटम कम चेंज होता है। सपोज यहाँ से 30 लेके मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से 25 जा रहा है, एंड इस बारी यहाँ से 30 है और 2 पे आ गया, तो कितना चेंज मोमेंट, यहाँ इस वाली सिचुएशन में मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो दोनों डिफिनेशन ठीक है, फोर्स इनटू टाइम एंड चेंज इन मोमेंटम। हम दोनों तरीकों से इसके डायमेंशंस निकालेंगे। पहले निकालेंगे इस वाले तरीके से, कैसे, इस वाले फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे लिखते हैं, देखो फोर्स का तो मैंने बोला था m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। टाइम इनटू एक है टाइम का, m1 l1 t माइनस 1, ठीक। यहां से निकालते हैं, ये तो देखो, ये तो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, वो तो मोमेंटम ही होगा ना, या तब ये मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास होता है m1, ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। एक्चुअली वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, 1 m1 l1 t माइनस 1। देखो दोनों तरीकों से है, मतलब कि दोनों डेफिनेशन ठीक थे, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं। ये वाला काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से, ये वाला कैसे काम कर रहा है, ये भी सही नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी को आप हमेशा याद रख लेना, ये पीरियोडिक जो मोशन होती है, पीरियोडिक मोशन में फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज मैं सपोज इसको पेंडुलम कंसिडर करो, ठीक है। सपोज मैं इसको यहां से ले रहा हूं एंड वापस उसी जगह आ रहा है, मतलब कि ये पीरियोडिक मोशन, इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपने पोजीशन पे आ रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसने जल्दी, मतलब इसने कम टाइम दिया इस पोजीशन से वापस उसी पोजीशन तक आने के लिए, कम टाइम दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ज़रा देखो, सपोज इसने दिए 3 सेकेंड्स, तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। सपोज इसने दिए 1 सेकंड, इस वाली दूसरी सिचुएशन में, दूसरे वाली सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सपोज ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है। सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में देखो, पीरियोडिक है लेकिन
दूसरे वाली सिचुएशन में मेरा कम टाइम लग रहा है वही करने के लिए, ठीक है, मतलब पीरियोडिक मोशन मतलब करने के लिए मुझे कम टाइम लग रहा है, मतलब कि दूसरी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑफ टाइम। क्या करते हैं? इनवर्स ऑफ टाइम। जितना कम टाइम लगता है, सपोज ये वाली सिचुएशन देखो, यहां से स्टार्ट किया, वापस लिया, 2 सेकंड लगे, अब देखो 1 सेकंड लिया। दूसरी वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है क्योंकि टाइम कम है, ये कम ये ज़्यादा, ठीक है, ये कम ये ज़्यादा। तो मतलब इसमें सिर्फ टाइम आता है। क्या आता है? टाइम को ऊपर लेते हैं, t-1 m0 l0 t-1। आया समझ? मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में -1। ये कौन सी है? फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है? फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब करते हैं बात एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था? जब हम इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल करते हैं 2 पाई से, इस नंबर से, ये बनती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बनती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स के डायमेंशंस है नहीं, बिकॉज 2 में लेंथ नहीं है, मास नहीं है, टाइम नहीं है। पाई में लेंथ नहीं है, मास नहीं है, टाइम नहीं है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होते हैं? टाइम -1 m0, मास तो है नहीं, l0, टाइम -1। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के सेम डायमेंशंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सेम डायमेंशंस। अब करते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी पे बात, वो है एंगुलर वेलोसिटी। देखो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये रोटेशन में आता है। कहाँ पे? रोटेशन। जब एक सपोज ये 2 लाइन्स हैं, इनके दरमियान अभी एंगल 0 है, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको उठा रहा हूँ, सर देखो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, अब बना 90 से आगे गया 100, 110, 120, ठीक है। हाउ फास्ट इज दिस एंगल चेंजिंग? कितना फास्ट ये एंगल चेंज हो रहा है, उसकी इतनी एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। सपोज ये एक लाइन है, सपोज इन्होंने एंगल थीटा बनाया, ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी, ये एंगल कितना तेज चेंज हो रहा है, कितना तेज। इस दूसरे वाली सिचुएशन में तेज, पहली वाली, अब देखो ये वाली सिचुएशन आराम से, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, लेकिन इस वाली सिचुएशन को देखो बहुत ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इसका जो थीटा है ना वो चेंज हो रहा है फास्ट। देखो एंगल तो किस में होता है? रेडियन में होता है। रेडियन तो एक नंबर आएगा, ठीक है, वो तो कुछ एंगल आएगा ना, सपोज 30 आएगा, 20 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। वो नीचे टाइम है, टाइम जाएगा ऊपर, टाइम -1 m0 l0, इसके डायमेंशन है। जरा देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के सेम डायमेंशंस आए, तो हमें क्या पता चला? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जिनके सेम डायमेंशंस होंगे, लेकिन सेम डायमेंशंस डजंट मीन कि फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है। हमारे पास कोई डायमेंशन होगा, सपोज यही m0 l0 t-1 है, हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है। क्या यहां से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के भी है, एंगुलर वेलोसिटी के भी है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी यही डायमेंशंस है। अंडरस्टैंड हुआ? ओके, तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस की। क्या करते हैं? स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस कहां से आता है? स्ट्रेस जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बॉडी स्ट्रेस में होती है। क्या होती है? स्ट्रेस में। यहां पे फॉर्चुनेटली एग्जांपल है, सपोज मैं इसका जो ईयरबड है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जरा देखो, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, जरा देखो ये स्ट्रेस में है इस टाइम, बिकॉज ये वापस आना चाहती है अपनी जगह। क्या आना चाहती है? अपनी जगह वापस आना चाहती है। आई वापस अपनी पोजीशन और अपनी स्टेट को रेस्टोर करना चाह रही है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड कर रहा है कितना फोर्स दिया। अगर मैं ज्यादा दूंगा, जरा देखना, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जल्दी वापस आएगी, लेकिन अगर मैं कम फोर्स दूं तो कम स्ट्रेस में है। ये फोर्स पे ही नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है एरिया पे भी। सपोज ये वाला जो पोर्शन है, सपोज ये बड़ा होगा, इतना बड़ा, ठीक है, अगर मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूं तो कम स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉडी स्ट्रेस में होगी। क्या होगी? स्ट्रेस में होगी। लेकिन अगर मैंने फोर्स सेम रखा, अब एरिया चेंज किया,
एरिया ज़्यादा हुआ ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा कि सपोज मैंने सेम 10 न्यूटन का फोर्स इतने पे अप्लाई किया, इतनी जगह पे, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स इस उतने स्ट्रेस में नहीं होगा, उतने स्ट्रेस में नहीं होगा। लेकिन अब मैंने एरिया कम किया, एंड फोर्स अप्लाई किया, इस पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, स्ट्रेस आया समझ। तो फोर्स के हमने बोले थे m1 L1 T-2, ये तो एरिया है, ये तो लेंथ। एरिया कैसे होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, लेकिन ब्रेड भी तो लेंथ ही होती है, वो भी तो लेंथ है ना, इंटू लेंथ। m1 L1 T-2, लेंथ -2 ऊपर जाएगा, m1 L-1 T-2, -2 +1 आया ना, -1। तो ये रहे किसके डायमेंशंस? स्ट्रेस के, मतलब मास में 1, लेंथ में -1, टाइम में -2, ये रहा स्ट्रेस। स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक। स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन क्या होता है। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, ध्यान रख लेना, ठीक है, इसके साथ ब्लॉक अटैच्ड है। सपोज इसकी लेंथ है L, अब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया और खींचा, एंड नाउ इसकी लेंथ हो जाएगी सपोज ये वाली। एक तो इसमें L है, ये वाला L है ना, ये वाला L है यहां तक, ठीक है। उसके बाद जो चेंज हुई ना लेंथ, इसको डेल L लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चेंज इन लेंथ। सपोज ये 5 मीटर्स था, ये वाला भी तो 5 मीटर्स है, एंड सपोज जो खींचने से जो लेंथ हुई वो हुई 2 मीटर्स। कितनी हुई? 2 मीटर्स। तो हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ। क्या करते हैं डिफाइन? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जरा यहां पे देखना, चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 2 मीटर्स। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 5 मीटर्स, ठीक है। ये तो नंबर आया ना, मीटर कैसे, तो नंबर आएगा 2/5। क्या आया? 2/5 आया नंबर। और नंबर के डायमेंशंस नहीं होते, इस नंबर में ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ना और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब जो इसके डायमेंशंस आएंगे m0 L0 T0, जो स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस है। आया समझ? यहां पे समझ आया? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अरे किसी भी सपोज मैं रबर को खींच रहा हूं, चेंज इन लेंथ कितना, पहले कितना था एंड कितना चेंज हुआ, ये जो चेंज होता है ना, इसको डिवाइड करना होता है ओरिजिनल कितना है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, ये रहा स्ट्रेन। ओके, तो बात करते हैं सरफेस टेंशन की। किसकी? सरफेस टेंशन, ठीक। देखो सरफेस टेंशन क्या होती है। अगर आपने देखा होगा, जब हम पानी, सपोज हमारे पास कोई लिक्विड है एंड मैं उसमें कोई और लिक्विड डालता हूँ, सपोज पानी में दूध डालता हूँ, जब ये दूध उसमें घुस जाता है, उसमें पड़ जाता है, वो पानी कटता नहीं है, बट ऐसे जैसे वो स्ट्रेच होता है। क्या होता है? स्ट्रेच होता है। ये जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की, जैसे कोई उसको खींच रहा है, जरा देखना आप, जब आप वो दूध डालोगे वो ऐसे ऊपर आ जाता है, ऐसे जैसे कोई स्ट्रेच कर रहा है उसे। तो ये जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी लिक्विड्स की होती है ना, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली में यही सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, ये जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है ना लिक्विड्स की, इसी को यूज करके जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे स्पाइडर्स होते हैं, जो माइन्यूट इंसेक्ट्स जो पानी में तैर जाते हैं, पानी के ऊपर से तैर जाते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, इसी को यूज करके वो पानी में अच्छे से तैर जाते हैं, वो डूबते नहीं है। देखो अगर ये जो फोर्स है ना, एक्चुअली जब इसमें एटॉमिक लेवल में जाते हैं ना, एटॉमिक लेवल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कितना फोर्स अपोजिशन ने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, डिवाइड बाय हम करते हैं लेंथ को, ठीक है, वो उसको हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन। इसको एक्चुअली में एटॉमिक लेवल पे सीखना है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ को। यहाँ पे हमारे डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। फोर्स m1 L1 T-2 डिवाइड बाय लेंथ है L, ठीक है, लेंथ खत्म हो जाएगा, m1 L0 T-2। ये रहे डायमेंशंस सरफेस टेंशन के। मास में 1, लेंथ में 0, टाइम में -2। ओके, तो ये रहा सरफेस टेंशन। देखो अब हम बात करेंगे टॉर्क की। देखो टॉर्क को थोड़ा सा समझ लेते, इस पर समय देते हैं। वीडियो वैसे भी लंबा हो जाएगा ज़्यादा, फिर अदरवाइज ज़्यादा टाइम देता। देखो जब आपको पता है ना, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं, एज इफ द होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट। ये इसका सेंटर ऑफ मास है,
जिस पॉइंट पे मैंने इसको होल्ड किया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करूँ, ध्यान देना इस सिचुएशन को, तो ये बॉडी ट्रांसलेट हो रही है, मतलब आगे जा रही है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी आगे जा रही है, ठीक। लेकिन अगर मैं फोर्स सेंटर ऑफ मास से हटा के यहां पे दूंगा, अब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, अब बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगी, अब बॉडी करेगी रोटेट। फिर से सुनो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऐसा फील होता है कि जैसे इस बॉडी का होल मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे ये है डस्टर, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन जहाँ पे मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ ना, वहाँ पे इस पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। उसी पॉइंट पे मैंने इसको हैंडल किया, ठीक। अगर मैं उस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करूँ, देखो ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, मतलब आगे जा रही है, लीनियर मोशन कर रही है। लेकिन अगर मैं फोर्स थोड़ा इस सेंटर ऑफ मास से हटा के थोड़ा अप्लाई करूं, अब बॉडी ट्रांसलेट नहीं करे, अब बॉडी रोटेट करे। जरा देखो, बॉडी रोटेट कर रही है। ये जो फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है ना, फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसको हम डिफाइन करते हैं आर क्रॉस ऑफ एफ, ठीक है। मतलब आर कितना दूर है सेंटर ऑफ मास से, कितना दूर हमने फोर्स अप्लाई किया। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, कितना दूर हमने फोर्स, वो आर इंटू कितना फोर्स किया। इसी टॉर्क प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं जो दरवाज़ा होता है ना, उसको मतलब ओपन करने के लिए, जो दरवाजे की हैंडल होती है ना, उसको हम जहाँ पे वो जो फिक्स करते हैं ना दरवाज़ा, ठीक है, जहाँ पे उसका कब्जा होता है, ठीक है, एंड जहाँ पे उसकी हैंडल होती है, हैंडल बहुत दूर रखते हैं। तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे दूर रखते हैं, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ऐसे फोर्स, ये रोटेट करने लगता है। लेकिन अगर हम अंदर हैंडल लेके जाएंगे ना, फिर यहाँ पे खींचे, फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर हम और वो कब्जे के सामने ले जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क कम हो जाता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो आर पे डिपेंड करता है और कितना फोर्स अप्लाई किया। देखो आर तो लेंथ है L1, फोर्स कितना है M1 L1 T-2, M1 L2 T-2। ये रहे इसके डायमेंशंस, मास में 1, लेंथ में 2, टाइम में -2। ये रहा टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी की सारी टर्म्स एक टॉपिक है, बहुत टाइम खाने वाली है ये वाली प्रॉपर्टीज, अगर इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम इनर्शिया को समझते हो। जो सर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही पसंद करेगा रहना। सपोज मैं रेस्ट में हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ मुझे मत सताओ, ठीक है, मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना ऑब्जेक्ट की, रेजिस्ट करना मोशन को, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी जा रही है, चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, वो बोल रही है मुझे मत रोको, वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में चलना चाह रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कि मैं इसी मोशन में रहना चाह रही हूँ, मुझे रेस्ट में मत लाओ। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है चेंज को। अगर वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया का जो लॉ है। देखो अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्यों रुक रहा है। सपोज मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, मैंने इसको धक्का दिया, लेकिन ये तो खुद ही रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से ये रुक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर हमने कोई पॉलिश्ड सरफेस जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा एंड ऑब्जेक्ट को उसमें छोड़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के साथ, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। एंड अगर कोई सरफेस हमने जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो एंड उसमें हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा यूनिफॉर्म मोशन में, वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये कहा था न्यूटन ने, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ये टिल द डे ऑफ जजमेंट इसी पोजीशन पे रहेगा, इसी स्टेट में रहेगा, मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन मतलब कि एक बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज को, रेजिस्ट करती है ट्रांसलेशन चेंज को, मतलब ये नहीं जाना चाहती है ऐसे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, सपोज मैंने डिस्क है हमारे पास, ठीक है, और कोई स्फीयर है, ठीक है, और सिलेंडर है, मैंने उसको रोटेट किया, वो बॉडी भी रेजिस्ट करती है इस रोटेशन को।
एंड जो वो रेजिस्टेंस होता है ना इस बॉडी का टुवर्ड्स रोटेशन, मतलब कि ये रोटेट नहीं होना चाहती है, वो जो एबिलिटी है और वो जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक नंबर आता है, एक वैल्यू आता है, ठीक है, कुछ भी आएगा इसका 1/2L mr स्क्वायर, 3/2 mr, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे आगे जाके देखेंगे इसमें दो थॉर्म्स होती है, एक तो पैरेलल एक्सिस थॉर्म होती है और परपेंडिकुलर एक्सिस थॉर्म होते हैं। हमें ये भी देखना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के थ्रू निकला, क्या वो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, वो एच से जा रही है, वो कहाँ से जा रही है। देखो मास में तो m1, ये तो लेंथ है ना, L2, टाइम कितना है 0, मास में 1, लेंथ में 2, टाइम में 0, ये इसके डायमेंशंस है। चलो ज़्यादा मत हो रहा है, कितने हुए 10 हुए। अब देखते हैं 11th। देखो यहाँ पे हर किसी कांस्टेंट का, ये पहला कांस्टेंट है, हर किसी कांस्टेंट का ये ज़रूरी नहीं है कि उसके डायमेंशंस ना हो, बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशंस है, एंड दिस कांस्टेंट इज वन ऑफ देम। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो हमें पता है जो न्यूटन ने बोला था, अगर यहाँ पे एक बॉडी है एंड ये बॉडी है, इसका मास है m, इसका मास है, चलो अब रखते हैं, इसका 2 है एंड ये सेपरेट है r एक दूसरे के साथ, तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो प्रोपोर्शनल है m1 m2। अगर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एंड डिपेंड कर रहा है कितने दूर है r²। अगर ज़्यादा दूर है तो फोर्स अप्लाई कम करेंगे, डिवाइड में है, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो आपने सुना होगा। प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, डिवाइड बाई r²। तो यहाँ से जी निकालते हैं, f इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 m2 इज इक्वल टू g। ओके, तो यहाँ से जाते हैं, फोर्स का क्या है, m1 L1 T-2। बोला था याद करने के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद करो, बहुत यूज़ होने वाला है। L ये तो रेडियस है ना, मतलब ये तो लेंथ ही होती है, L2 डिवाइड बाई ये तो m2 है, 2 बारी मास है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा m-1 बन जाएगा। अब नो, m1 इंटू m-2 m-1 L3 T-2, ये रहे किसके डायमेंशंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ये वो कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस है, ठीक है, मास में -1 है, लेंथ में 3 है, टाइम में -2 है। आया समझ? ये रट के नहीं रखना कि हर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। जिन कांस्टेंट्स के यूनिट्स होते हैं उनके डायमेंशंस भी होते हैं, ठीक। तो इसको देखते हैं, इसको हो गया। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज एक लाइट आयर से वाटर में जा रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, उसकी वजह से वो इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। डिपेंड अपॉन कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आयर से वाटर में जाएगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। एंड हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं, इसकी स्पीड अलग होगी लाइट की इसमें आयर में, एंड इसकी स्पीड अलग होगी किसमें, वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो डिवाइड में रखते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आयर को वैक्यूम कंसिडर कर लेते हैं फॉर टाइम भी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अदरवाइज ये फुल टॉपिक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऊपर स्पीड है, क्या है, स्पीड, नीचे भी स्पीड खत्म हो जाएगा, ये एक नंबर आ जाएगा, सपोज 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 0.2 आ जाएगा, ये एक कांस्टेंट आएगा, एंड इसका यूनिट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड होगी मीटर्स पर सेकंड में और ये भी होगा मीटर्स पर सेकंड में, सेकंड खत्म, मीटर खत्म। तो ये एक नंबर आएगा, इसके डायमेंशंस नहीं होते। तो ये वो कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं है। ये वाला कौन सा कांस्टेंट था, जिसके डायमेंशंस है, एंड ये वाला वो कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस नहीं है। आया समझ? और सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं सर
आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? नहीं सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ, ठीक है, आ रहा है। चलो अब कौन सी रह गई? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। काश यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़नी होती, बहुत मज़ा आने वाला होता, ठीक है। बट चलो वो भी कभी पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स रेडिएशन ला कैसे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है, जो प्लैंक्स का जो रेडिएशन ला था ना, वो क्या बोल रहा है कि एक्चुअली लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है ना, वो वेव बन रही है। जो दो कंसेप्ट थे, एक तो स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट था और ये वाला कॉन्सेप्ट था, वेव का कॉन्सेप्ट था। तो लेकिन जो प्लैंक ने बोला था, उसने बोला था ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे पैकेट्स में, इनको बोलते हैं पैकेट्स। क्या बोलते हैं? पैकेट्स। इनको फोटॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। एंड उसने बोला था जो लाइट की एनर्जी है वो इसमें छुपी है, इन पैकेट्स में छुपी है, इसकी फ्रीक्वेंसी में छुपी है। क्या छुपी है? इनकी फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड एच है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक्स कांस्टेंट। आया समझ? तो अब हमें इसके डायमेंशंस निकालने हैं। किसके? इस एच के। E डिवाइडेड बाई न्यू इज इक्वल टू एच। यही है ना, एनर्जी उसी साइड में रखा, न्यू है न्यू। तो एनर्जी के कौन से डायमेंशंस है? इसके है डायमेंशंस जो वर्क के है। अगर आपने पहला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, मैंने वहां पे बोला था एनर्जी भी जूल में है, वर्क भी जूल में है, तो दोनों के डायमेंशन सेम है। एंड जो वर्क के कौन से डायमेंशंस हैं? m1 l2 t-2। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ओ वहां पे वाली, ये तो 1/टाइम टाइम था ना। फ्रीक्वेंसी के क्या डायमेंशन है? t-1, t-1, t-1 इज इक्वल टू एच। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो h इक्वल्स m1 l2 t-2, तो ऊपर है खुद का ही, तो ये वाला ऊपर जाएगा, t1 बन जाएगा, m1 l2 t-1। ये वो कांस्टेंट है जिसके डायमेंशन है इवन। तो पता है इसका वैल्यू क्या होता है h का? हाँ, 6.634 इंटू 10⁻34। ये इसका वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। बट इसके डायमेंशन है, मास में 1 है, लेंथ में 2 है, टाइम में -1 है। आया समझ? तो यहां पे करते हैं इस लेक्चर को खत्म। यहां पे हमने किया खत्म डायमेंशंस, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ जो डायमेंशंस है। 3 इसके एप्लीकेशंस है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो होप कि वो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आई नो आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, अगर नहीं किया तो कर लो, बिकॉज सपोर्ट सा मिल जाता है, यू नो। अगर आपको मोटिवेशन मिल जाती है तो आप और भी वीडियोस बनाने का मन करता है। तो यहाँ पे करते हैं ख़त्म। चलो, सी यू सून।